साल 1982 मैनहट्टन शहर, जहां एक अपार्टमेंट में एक आदमी अपने टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट रशिया और अमेरिका के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के तनाव के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। तभी अचानक उसकी अपार्टमेंट में एक आदमी उस पर हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए वह भी उस हमलावर का डटकर सामना करता है, पर वह हमलावर बहुत ही फुर्तीला और ताकतवर होता है, इसीलिए वह उसे विंडो से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका स्माइली भी उसके पास आकर गिरता है। दरअसल जिस आदमी को अभी मारा गया है वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक सुपर हीरो था जिसे लोग द कॉमेडियन के नाम से जानते थे। उसने गवर्नमेंट के लिए काम किया था। जिस ग्रुप का वह हिस्सा था उसमें सभी सुपर हीरोज थे और इन्हीं सुपर हीरोज की मदद से अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। पर अब सुपर हीरो होना गैर कानूनी है। ज्यादातर सुपर हीरोज मारे गए हैं और कुछ को पकड़कर जेल में कैद कर दिया गया है। दरअसल पहले जितने भी सुपर हीरोज थे उनके ग्रुप का नाम था मिनटमैन, पर अब एक और ग्रुप है जिसका नाम है वॉचमैन, और वॉचमैन में जितने भी सुपर हीरोज हैं वे मिनटमैन के वंशज हैं, यानी उनके बच्चे। पर ये लोग छुपकर काम करते हैं। इस दुनिया में अब एक ही सुपर हीरो है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। उसके अंदर असीम शक्तियां हैं और उसका नाम है डॉक्टर मैनहट्टन। डॉक्टर मैनहट्टन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है लोरी जुपिटर। उसके अंदर भी सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। वहीं एक और सुपर हीरो है जिसकी उम्र 45 साल है। उसका नाम है रश शेख। वह अब भी काम करता है लेकिन गवर्नमेंट से छुपकर, क्योंकि सुपर हीरोज का काम करना, दुनिया की मदद करना, यह सब अब गैर कानूनी माना जाता है। जब उसे पता चलता है कि द कॉमेडियन को किसी ने मार दिया तो वह एक आदमी के घर जाता है जो पहले बुरे काम किया करता था। उसका नाम है मौलिक। रश शेख पूछता है द कॉमेडियन को किसने मारा। मौलिक बताता है एक रात पहले द कॉमेडियन मेरे पास आया था। उसने कहा था कि लिस्ट में मेरा नाम भी है, पर मैं उसकी बातों से कुछ नहीं समझ पाया। उधर हमें डॉक्टर मैनहट्टन दिखाए जाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड लोरी के साथ होते हैं, पर यह असली डॉक्टर मैनहट्टन नहीं है। उन्होंने अपने कई सारे क्लोन बना रखे हैं और यह उनमें से एक क्लोन है। जब लोरी को यह बात पता चलती है तो वह गुस्से में मैनहट्टन का सामना करती है। वह पूछती है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए इतना समय भी नहीं है। मैनहट्टन जवाब देते हैं मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अगर यह पूरा हो गया तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह डिवाइस जो हम बना रहे हैं यह इंसानियत के काम आएगा। लोरी गुस्से और निराशा में वहां से चली जाती है और अब डॉक्टर मैनहट्टन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं। वहां एक रिपोर्टर उन पर गंभीर आरोप लगाता है। वह कहता है आपकी जितनी भी गर्लफ्रेंड थीं वे सब बीमारी से मर गईं। जो भी आपके संपर्क में आता है वह बीमारी से मारा जाता है। डॉक्टर मैनहट्टन जवाब देते हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उन्हें पहले से बीमारी होगी। तभी एक और रिपोर्टर आती है जो पहले मैनहट्टन की गर्लफ्रेंड थी। वह कहती है मैं भी बीमार हूँ, जल्दी ही मेरी मृत्यु होने वाली है। अब सभी रिपोर्टर्स उनसे सवालों की बौछार करने लगते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन गिल्ट और दुख में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतने मासूम लोगों की मौत के जिम्मेदार वे खुद हैं, इसीलिए वह खुद को टेलीपोर्ट करके पृथ्वी से मंगल ग्रह पर चले जाते हैं। वहां वह अकेले उदास रहते हैं क्योंकि उनके आसपास अब कोई नहीं है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है जब डॉक्टर मैनहट्टन एक आम इंसान थे। उनका नाम था जॉन ऑस्टमैन। वह एक भौतिक वैज्ञानिक थे जो एनर्जी के कई एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। इसके लिए एक खास कमरा था। एक बार वह उस कमरे में अपनी वॉच भूल जाते हैं। जब वह अपनी रिस्ट वॉच लेने जाते हैं तभी उनके साथी अनजाने में एनर्जी का टेस्ट शुरू कर देते हैं। उन्हें नहीं पता कि जॉन केबिन के अंदर है। जॉन चिल्लाते हैं मुझे बाहर निकालो, पर अब मशीन को बंद नहीं किया जा सकता, न ही दरवाजा खोला जा सकता, क्योंकि अगर दरवाजा खुला तो सबकी मृत्यु हो सकती है। चारों तरफ रेडिएशन फैल सकता है। उस कमरे में जहां जॉन है वहां उनके ऊपर बहुत सारी एनर्जी गिरती है। उनके हाथ में सिर्फ उनकी वॉच होती है और देखते देखते उनका पूरा शरीर भस्म हो जाता है। सबको लगता है कि वह मर गए, पर अगले ही पल बिजली की तरंगों से उनका शरीर एक बार फिर बन जाता है। वह पूरी तरह नीले रंग के हो जाते हैं। अब वह बदल चुके हैं। उनके अंदर अलग अलग शक्तियां आ चुकी हैं। गुस्से में वह अपने सभी साथियों को मार देते हैं। कहानी वापस वर्तमान में आती है जहां यूएस के प्रेसिडेंट एड्रियन से
से मिलने जाते हैं। एड्रियन, जो खुद पहले एक सुपर हीरो थे, अब रिटायर हो चुके हैं। सबको पता है कि वह पहले सुपर हीरो थे, लेकिन अब वह एक बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, अगर रशिया और यूएस के बीच वॉर हुई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम्हें इसे रोकना होगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, पर एड्रियन अब भी बहुत तेज है। वह किसी तरह उस हमलावर को कंट्रोल कर लेता है, पर इससे पहले कि वह उससे पूछ पाए कि रिटायर्ड सुपर हीरोज को कौन मारना चाहता है, वह हमलावर खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। उधर हमें रश शेख दिखाया जाता है, जो फिर से मौलिक के घर जाता है। वह जानना चाहता है कि सुपर हीरोज को कौन मारना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि मौलिक को भी किसी ने मार दिया है। तभी बाहर पुलिस अनाउंस करती है, हमें पता है रश शेख, तुम अंदर हो, तुमने मौलिक को मारा है। रश शेख समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस की तादाद बहुत ज्यादा है। वे उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जेल में रश शेख के कई दुश्मन हैं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। अब जेल में उसकी जान को खतरा है। हर कोई उससे बदला लेना चाहता है। खतरनाक अपराधी उस पर हमला कर देते हैं, पर रश शेख की फाइटिंग स्किल्स बेजोड़ हैं। वह एक एक करके सबको बुरी तरह मार देता है। उधर लोरी और उनके पुराने साथी नाइट ऑल को पता चलता है कि रश शेख को जेल में डाल दिया गया है। वे अपनी पुरानी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर उसे बचाने के लिए जेल में घुस जाते हैं। गार्ड्स का सामना करते हुए वे रश शेख तक पहुंचते हैं और उसे वहां से निकाल ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर रश शेख जेल में रहा तो उसे मार दिया जाएगा। लोरी एक बार फिर डॉक्टर मैनहट्टन से मिलने जाती है, जो अब मंगल ग्रह से लौट चुके हैं। मैनहट्टन लोरी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते में अब बहुत दूरी आ चुकी है। वह उसे टेलीपोर्ट करके मंगल ग्रह पर ले जाते हैं, ताकि दुनिया को बचाने और अपने रिश्ते के बारे में बात कर सके। इधर रश शेख और नाइट ऑल उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो रिटायर्ड सुपर हीरोज को मारना चाहता है। वे एक बार में एक आदमी से मिलते हैं और पूछते हैं, हमें उस शख्स का पता बताओ जिसने द कॉमेडियन और एड्रियन पर हमला करवाया। वह डरते हुए कहता है, मुझे भी मार दिया जाएगा, मुझे नहीं पता वह कौन है। उसकी बातों से उन्हें लगता है कि और छानबीन करनी होगी। अब वे एड्रियन के ऑफिस जाते हैं। वहाँ एड्रियन नहीं होता। उन्हें वहाँ कई पुराने मिस्री प्रतीक दिखते हैं, जिससे उनका शक गहरा जाता है। नाइट ऑल एड्रियन के कंप्यूटर को हैक करता है और उसमें से जानकारी निकालता है। उन्हें पता चलता है कि एड्रियन उस कंपनी का मालिक है जिसके कई कर्मचारियों को बीमारियां हुई थीं और उसका इल्जाम डॉक्टर मैनहट्टन पर लगाया गया। दरअसल मैनहट्टन की वजह से उन्हें बीमारियां नहीं हुई थीं। उन्हें जानबूझकर बीमार किया गया था ताकि मैनहट्टन को बदनाम किया जा सके। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि द कॉमेडियन पर हमला करवाने वाला भी एड्रियन था। उसने दूसरी बार खुद पर हमला करवाया जब प्रेसिडेंट उससे मिलने आए थे, ताकि उस पर कोई शक न करे। अब वे एड्रियन से मिलना चाहते हैं, जिसने अंटार्कटिका में अपना एक विशाल हाइडआउट बनाया हुआ है। वे अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वहां पहुंचते हैं। वहां उनका सामना एड्रियन से होता है। वे उससे कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? जानते हो इससे कितना नुकसान हो सकता है? एड्रियन जवाब देता है, नुकसान हो चुका है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मैं अपना काम कर चुका हूँ। तभी वे स्क्रीन पर देखते हैं, शहर में बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है। तभी डॉक्टर मैनहट्टन और लोरी भी वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने ऊपर से देख लिया था कि पृथ्वी पर धमाके हो रहे हैं। मैनहट्टन एड्रियन से पूछना चाहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? पर तभी एड्रियन एक शेर को उनके सामने खड़ा कर देता है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। ठीक उसी वक्त एड्रियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मैनहट्टन के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मैनहट्टन वहां से गायब हो जाते हैं, पर मैनहट्टन को मारना असंभव है। अगले ही पल वह एक विशाल रूप में वापस आते हैं। अब एड्रियन की जिंदगी खतरे में है। मैनहट्टन एड्रियन के सामने खड़े हो जाते हैं। एड्रियन अपने हाथ में एक रिमोट उठाता है। मैनहट्टन पूछते हैं, क्या तुम इससे मुझे मारना चाहते हो? मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, पर मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी एड्रियन उस रिमोट से टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं, रशिया और यूएस के बीच होने वाला न्यूक्लियर वॉर अब टल चुका है। अब दोनों देश मिलकर डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढेंगे, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी बड़े धमाके हुए जिनमें कई लोग मारे गए, उनके पीछे मैनहट्टन का हाथ है। एड्रियन कहता है, मैंने दुनिया को बचाने के लिए ऐसा किया। अगर मैं ऐसा न करता तो यूएस और रशिया के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाता और पूरी दुनिया खत्म हो जाती। मैंने दुनिया को बचाने के लिए यह किया। अगर तुम चाहो तो
तो प्रेसिडेंट को सब सच बता सकते हो, वे मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन फिर से रशिया और यूएस के बीच तनाव शुरू हो जाएगा और एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराएगा। सब के सब यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि एड्रियन ने ऐसा क्यों किया। हालांकि इन धमाकों का इल्जाम मैनहट्टन पर है, फिर भी सब तय करते हैं कि इस राज को हमेशा राज ही रहने देंगे। पर रश शेख अब भी कन्विंस्ड नहीं है। वह कहता है, मैं प्रेसिडेंट को सब सच बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि एड्रियन ने जो किया, इतने लोगों को मारा, वह दुनिया के सामने न आए। जैसे ही वह वहां से जाने लगता है, एड्रियन मैनहट्टन को इशारा करता है। तभी मैनहट्टन अपने हाथ हिलाते हैं और रश शेख का शरीर ब्लास्ट हो जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वे नहीं चाहते कि उसकी गलती से दुनिया फिर खतरे में पड़ जाए। मैनहट्टन को पता है कि पृथ्वी पर अब उनके लिए रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वह दूसरी गैलेक्सी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ यह फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।